Hello everyone. In this video we will discuss about one more application of biotechnology, and that is in field of medicine to recover from so many diseases and to solve so many health issues. अगर हम बात करें बुक के डाटा की, सो एज पर NCERT 30 के आसपास रिकॉम्बिनेंस प्रोटीन्स एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं विच आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच आर अप्रूव्ड बाय WHO ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इनमें से 12 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं विच आर मार्केटेड इन इंडिया। और ये हमने बायोटेक्नोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमने एक लिस्ट भी प्रोवाइड की है, उसमें हमने शायद 14 आपको मेंशन करे हैं। सो एज पर बुक 12 ऑफ दीज आर मार्केटेड इन इंडिया। सबसे पहला यूज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इंसुलिन जैसा कि सभी को मालूम होगा, इट इज ए प्रोटीनेशियस हार्मोन एंड दिस हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में जो बीटा सेल हैं वो इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करती हैं, और हार्मोन का काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखना। इस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाएगा। अब अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं है, पर्सन विल सफर फ्रॉम डिजीज डायबिटीज मेलाइटस। थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत सारे लोग हैं जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है और उनको डेली जो है इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन लेना पड़ता है। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड है। मैंने कहा इंजेक्शन के थ्रू लेना पड़ता है बिकॉज इंसुलिन इज ए प्रोटीनेशियस हार्मोन। अगर हम इसको ऑरली लेंगे तो इंटेस्टाइन में जाकर ये डाइजेस्ट हो जाएगा एंड इट इज नॉट absorbed by the body as such, इसलिए इंसुलिन इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द बॉडी विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। दूसरा जो है इंसुलिन का सोर्स क्या था, अभी जो हम इंसुलिन पढ़ेंगे दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो ई कोलाई में प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन पुराने टाइम में अर्लियर 1983 से पहले एली लिली कंपनी है जिसने सबसे पहले जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को मार्केट में उतारा। नाउ उससे पहले जो है इंसुलिन का सोर्स क्या था, हम इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करते थे फ्रॉम स्लोटर्ड कैटल एंड पिग। स्लोटर्ड का मतलब होता है कसाई घर, जहां पर लार्ज स्केल में एनिमल्स की डेथ करी जाती है। तो स्लोटर्ड कैटल और पिग्स के पैनक्रियाज से इंसुलिन निकाला जाता था। और उस इंसुलिन की प्रॉब्लम क्या थी कि कुछ पर्सन जो हैं वो एलर्जी के सिम्टम्स शो करते थे या दूसरे टाइप की इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हो सकती थी। दूसरा जो अवेलेबिलिटी थी दैट वाज आल्सो वेरी लेस। लेकिन थैंक्स टू दिस टेक्नोलॉजी, rDNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इंसुलिन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू ह्यूमन इंसुलिन, ना कि कैटल और पिग के जैसा है, एग्जैक्टली ह्यूमन के जैसा है। और इकोलाई का रेट ऑफ जो रिप्रोडक्शन है दैट इज वेरी फास्ट, तो इंसुलिन को हम लार्ज अमाउंट में बहुत जल्दी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो अवेलेबिलिटी है इंसुलिन की वो भी बढ़ गई है और इजीली अवेलेबल है। इसके अलावा ज्यादा अमाउंट में हम कल्चर करके प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कॉस्ट भी यहाँ पर क्या है, कम है। कोई एथिकल इश्यूज भी यहाँ पर अगर हम देखें, पहले हम एनिमल से ले रहे थे तो उसमें एथिकल इश्यूज थे कि ये प्रोडक्ट नॉन वेजिटेरियन हो सकता है, साथ में एलर्जी का भी कोई इश्यू नहीं है यहाँ पर, डू नॉट कॉज एनी एलर्जी। सो नाउअडेज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज यूज्ड at very wide range to treat person suffering from diabetes mellitus. So genetically engineered insulin को ह्यूमुलिन कहा गया था and this was the first product for use by the human being. सबसे पहला therapeutics है ये which is used throughout the world. Now इसमें अगर हम देखें कि जो 1983 में अमेरिकन कंपनी एली लिली ने सबसे पहले जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को प्रोड्यूस करने में सक्सेस हासिल की और दैट वाज इन इकोलाई। होस्ट क्या था, इकोलाई। If we talk about structure of insulin, insulin is having a two polypeptide chain, A chain and B chain. This is A chain and this is B chain. A chain is having 21 amino acid, B chain is having 30 amino acid. A chain is having 21 अमाइनो एसिड एंड बी चेन इज हैविंग 30 अमाइनो एसिड, और दोनों चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है। पहली जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो 7 और 7 के बीच में, ये देखिए सिस्टीन रेजिड्यू है। सिस्टीन इज द अमाइनो एसिड विच इज हैविंग सल्फर, तो सिस्टीन एट नंबर 7 ऑफ ए चेन एंड सिस्टीन एट नंबर 7 ऑफ बी चेन, दोनों कौन सी बॉन्ड से जुड़ गए हैं,
डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और दूसरी बॉन्ड जो बनी है वो ए चेन का 20 अमीनो एसिड है और बी चेन का है 19। ए का 20 और बी का 19 दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हैं। सो ये इंटरमॉलिक्यूलर डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये ए चेन और बी चेन के बीच में है। एक इंट्रामॉलिक्यूलर डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होगा जो सिस्टीन एट नंबर 6 एंड सिस्टीन एट नंबर 11 आपस में कौन सी बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए, दो चेन है, ए चेन एंड बी चेन। ए चेन में 21 अमीनो एसिड है, बी में 30 अमीनो एसिड है। दोनों चेन आपस में दो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है। अगर हम बात करें बॉडी में इंसुलिन का सिक्रीशन किस तरीके से होता है, तो हमारी बॉडी में जो इंसुलिन है वो इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज होता है, दैट इज प्रो इंसुलिन। ध्यान रहे, प्रो इंसुलिन के अंदर एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है। देखो ये सिंगल है जो हमने यहाँ पर प्रोसेसिंग के दौरान ये थोड़ा फोल्ड हो गई है, अगर आप इसको स्ट्रेच करके देखेंगे तो सिंगल है। मैच्योर इंसुलिन में कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है? दो चेन है, जबकि इनएक्टिव इंसुलिन में कितनी पेप्टाइड चेन है? एक है। सो इंसुलिन इज synthesized in our body as pro-insulin. Pro-insulin means inactive insulin, और इस inactive insulin में सिंगल पेप्टाइड चेन है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब प्रोसेसिंग के दौरान क्या होगा कि जो बीच वाला जो पोर्शन है, यहां पर इन्होंने जो ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है, इसे हम कहेंगे सी पेप्टाइड। ये थोड़ा सा रॉन्गली लिखा हुआ, बी पेप्टाइड नहीं है, दिस इज सॉरी, यहां पर ये रहा बी, ठीक है, ये ए और बी चेन के लिए लिखा है, ये सी पेप्टाइड। जो सी पेप्टाइड है दैट इज रिमूव। तो ये आपको लर्न करना है, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो इंसुलिन, बट प्रोसेसिंग के दौरान सी पेप्टाइड इज रिमूव्ड और दोनों चेन आपस में कौन सी बॉन्ड से जुड़ गई हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। सो एक्टिव इंसुलिन में पॉलीपेप्टाइड चेन का कौन सा पोर्शन नहीं होता है? सी पेप्टाइड। अब यहां से हमारा एक क्वेश्चन बनेगा कि बैक्टीरिया के अंदर प्रोसेसिंग नहीं होती है। अब कौन सी प्रोसेसिंग है? ये पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग, मींस वो प्रोसेसिंग जो प्रोटीन सिंथेसिस के बाद है। बैक्टीरिया में सबसे बड़ा जो इश्यू था कि किस तरीके से बैक्टीरिया में हम इंसुलिन को सिंथेसाइज कर सकते हैं, वो इश्यू था कि अगर हम इंसुलिन जीन को बैक्टीरियल सेल में डालते हैं तो बैक्टीरियल सेल हमें क्या बनाकर देगी? ये वाला प्रो इंसुलिन। और बैक्टीरिया में प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में कन्वर्ट करने के जीन नहीं है, सो प्रोसेसिंग इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। तो इसमें एली लिली कंपनी ने सबसे पहले जो है सक्सेस अचीव करी। उन्होंने क्या किया, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा ये पॉइंट इसी डायग्राम से क्लियर होगा कि मेन चैलेंज क्या था। उन्होंने क्या किया कि एक इकोलाई के अंदर ए चेन को सिंथेसाइज किया, दूसरे टाइप की इकोलाई के अंदर बी चेन को सिंथेसाइज किया। उन्होंने दो जीन सिंथेसाइज किए, ए जीन और बी जीन, और दोनों को अलग अलग क्लोनिंग वेक्टर में क्लोन किया, फिर इकोलाई में डाला और ए और बी को सेपरेटली प्रोड्यूस किया, फिर बाद में उनको जोड़कर उन्होंने क्या बनाया? एक्टिव इंसुलिन। तो सबसे मेन जो चैलेंज एली लिली कंपनी के पास था वो क्या था? टू प्रोड्यूस इंसुलिन इन एक्टिव फॉर्म, बिकॉज बॉडी में जो इंसुलिन है वो किस फॉर्म में सिंथेसाइज होता है? प्रो इंसुलिन की फॉर्म में। और प्रोसेसिंग के दौरान सी पेप्टाइड इज रिमूव्ड एंड ये जो पोर्शन है, ये वाला ब्लू और ये ग्रीन, दोनों आपस में ए एंड बी पेप्टाइड दे आर ज्वाइंट टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। Here we will discuss procedure for producing genetically engineered insulin। जैसा कि हमने बताया कि मेन जो प्रॉब्लम है इकोलाई के अंदर रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इज कि एक्टिव फॉर्म में इंसुलिन सिंथेसाइज होना चाहिए, बिकॉज इकोलाई के पास प्रोसेसिंग का मैकेनिज्म नहीं है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने दोनों जीन की सीक्वेंस को कोड किया, एक वो जीन जो ए पेप्टाइड को कोड करता है और एक वो जीन जो बी पेप्टाइड को कोड करता है, और उन्होंने दोनों जीन को अलग अलग बैक्टीरियल सेल में क्लोन किया। प्रोसीजर सेम रहेगा जैसे हमने पहले पढ़ा है। इस क्लोनिंग वेक्टर में उन्होंने ए जीन को इंसर्ट किया, इसमें बी जीन को, और फाइनली ये बैक्टीरियल सेल क्या प्रोड्यूस करके देगी? ए चेन, और ये बैक्टीरियल सेल बी चेन, एंड बाद में ए और बी को they were joined together by disulfide bond. So this was a production of active insulin। थोड़ा सा हम यहाँ पर देखें कि क्या दिया हुआ है। ये देखिए, ये क्लोनिंग वेक्टर है जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। जिन बैक्टीरिया के पास ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगा वो ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएंगे, और जिनके पास नहीं है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ये पता लगाने में हेल्प करेगा कि सेल ट्रांसफॉर्मेंट है या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। दूसरा, इंसुलिन जीन के साथ एक रिपोर्टर जीन ऐड किया गया था, बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन। यहाँ पर रिपोर्टर जीन का काम करेगा। क्या मतलब है इस बात का?
पीछे हमने पढ़ा कि बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम एक्स गाल सबस्ट्रेट को ब्लू कलर्ड प्रोडक्ट में चेंज करता है। तो अब यहां पर देखिए, जिस बैक्टीरिया के पास बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन है वो ब्लू कलर की कॉलोनीज बनाएगा, यानी कि कल्चर प्लेट पर जो बैक्टीरिया ब्लू कलर के होंगे इसका मतलब वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट। उन्होंने ए जीन को क्या कर लिया है, पिक कर लिया है। तो बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन हेयर विल एक्ट एज रिपोर्टर जीन, और बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को हम रिपोर्टर एंजाइम कहेंगे। अब यहां पर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसमें एंजाइम के साथ ए पेप्टाइड जुड़ी हुई है। दे आर एक्सट्रैक्टेड, प्योरिफाइड एंड नाउ इट इज डिग्रेडेड, और ए चेन इज सेपरेटेड फ्रॉम बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम एंड देन दे आर ज्वाइंड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। सो दिस वाज अ प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन विच इज सोल्ड इन मार्केट एज ह्यूमोलिन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जीन थेरेपी। जीन थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिजीजेस। So many genetic diseases are there, till date we don't have any permanent solution। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे डिजीज का which was tried to treat with the help of genetic engineering। Now डिजीज का नाम है एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी। डिजीज पढ़ने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एंजाइम एडिनोसिन डीअमाइनेज, एडीए। एडिनोसिन डीअमाइनेज एक्चुअली करता क्या है, दिस एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर proliferation of lymphocyte। Lymphocyte is a type of WBC and these lymphocytes are involved in immune system। So अगर ये एंजाइम है लिम्फोसाइट प्रोलिफरेट करेंगी और इम्यून सिस्टम पर्सन का प्रॉपरली वर्क करेगा। लेकिन अगर ये एंजाइम नहीं है, लिम्फोसाइट्स का प्रोलिफरेशन इनहिबिट होगा एंड पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वो सीवियरली अफेक्टेड होगा एंड पर्सन इम्यून सिस्टम विल बिकम वेरी वीक। अब हम पढ़ेंगे कि हाउ दिस एंजाइम वर्क और इस एंजाइम का काम क्या है। Adenosine deaminase convert adenosine into inosine and 2-deoxyadenosine into 2-deoxyinosine। कैसे कोरिलेट करेंगे? सेल के अंदर लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन सो मैनी नंबर और 3 से 4 दिन ही उनकी लाइफ है, कुछ की तो कुछ सालों तक जिंदा रहती हैं, लेकिन नंबर क्योंकि इनका ज्यादा है, वियरिंग टीयरिंग है, सेल डैमेज है। सो यहाँ पर जो डीएनए प्रेजेंट है सेल में, दैट डीएनए इज ऑल्सो डाइजेस्टेड। So ATP is hydrolyzed into ADP, AMP and then AMP release adenosine। अगर हम ATP की बात करें, दिस इज एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट, ये एनर्जी करेंसी भी है, साथ में अगर हम देखें तो न्यूक्लियोटाइड का एक्टिवेटेड फॉर्म भी है। सो डीएनए की मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या प्रोड्यूस होता है, एडिनोसिन। एडीए एंजाइम एडिनोसिन को मेटाबोलाइज करेगा। दिस एंजाइम इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन। एडिनोसिन इज न्यूक्लियोसाइड ऑफ एडिनिन। एडिनिन की मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एडिनोसिन is converted into inosine and finally they are converted into uric acid and this uric acid is removed from the body as a nitrogenous waste along with urine। इसी तरह एडिनोसिन एंड 2-deoxyadenosine को एडीए एंजाइम किस में कन्वर्ट करता है, इनोसिन एंड 2-deoxyinosine। ये तो फंक्शन हो गया कि एडीए का फंक्शन क्या है। अगर ये एंजाइम सिंथेसाइज नहीं होता है तो क्या होगा, एडिनोसिन एंड 2-deoxyadenosine सेल में अकुमुलेट होने लगेंगे एंड दे आर रीसिंथेसाइज्ड इनटू न्यूक्लियोटाइड जैसे DATP, जिसकी वजह से सेल में डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट भी अकुमुलेट होने लगेगा। अब DATP के अकुमुलेट होने की वजह से वो एंजाइम जो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, दैट इज राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, इस एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट होगी और जिसकी वजह से न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। अगर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस नहीं होता है, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा और लिम्फोसाइट डिवाइड नहीं करेंगे। सो एडीए एंजाइम इज
associated with metabolism of purine. अगर ADA एंजाइम नहीं है या नॉन फंक्शनल है, फर्दर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस नहीं होगा, DNA सिंथेसिस नहीं होगी, लिम्फोसाइट प्रोलिफरेट नहीं करेंगी, एंड फाइनली क्या होगा, पर्सन विल बी हैविंग जेनेटिक डिसऑर्डर, दैट इज एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी। मूविंग ऑन टू डिजीज, हमने एंजाइम का फंक्शन पढ़ लिया है, अब इसे समझना इजी होगा। ADA डेफिशिएंसी, ADA डेफिशिएंसी मींस ऐसी डिजीज जिसमें एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम सिंथेसाइज नहीं होता। इस एंजाइम के जो जीन हैं वो एक्चुअली क्रोमोसोम नंबर 20 पर प्रेजेंट होते हैं, और जिन पर्सन्स में ये एंजाइम सिंथेसाइज नहीं होता उसका रीजन है डिलीशन। दिस डिजीज अकर टेक्स प्लेस ड्यू टू डिलीशन ऑफ जीन। जेनेटिक डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वो सीवियरली अफेक्टेड होगा, एंड पर्सन विल बी हैविंग SCID। SCID स्टैंड फॉर सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। जो ADA डेफिशिएंसी इज ए SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। जैसे HIV इन्फेक्शन में भी जो है पर्सन का इम्यून सिस्टम अफेक्टेड होता है, इसी तरह ADA के अंदर भी इम्यून सिस्टम इज हाईली अफेक्टेड। नाउ जिसकी वजह से क्या होगा कि पर्सन विल बी हैविंग मोर एंड मोर चांस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन, और वो हर वक्त क्या रहेगा, डिजीज्ड। ADA डेफिशिएंसी कैन बी ट्रीटेड बाय डिफरेंट मेथड्स। सबसे पहला जो सबसे पहले से चला आ रहा है दैट इज एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ओल्डेस्ट मेथड है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। जैसा कि नाम है, ADA एंजाइम इज इंजेक्टेड इनटू बॉडी ऑफ पर्सन, और इससे क्या होगा कि दिस ADA एंजाइम विल मेटाबोलाइज प्यूरिन एंड दिस विल रिजल्ट इन प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। लेकिन इस केस में क्या है कि पर्सन को बार बार रेगुलर इंटरवल पर ADA एंजाइम इंजेक्ट करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए परमानेंट क्योर। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी होती है, जैसे एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। इसी तरह इंसुलिन के केस में कहें तो हम कहेंगे अगर किसी पर्सन को डायबिटीज मेलाइटिस है तो क्या देंगे, इंसुलिन, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसी तरह अगर जो मीनोपॉज के बाद फीमेल में एस्ट्रोजन प्रोडक्शन और एस्ट्रोजन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, ओवरीज सिक्रीट करना बंद कर देती है, तो इस केस में भी कुछ फीमेल्स को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे रखा जाता है जिसमें उनको एस्ट्रोजन हार्मोन दिया जाता है। सो ADA डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ ADA एंजाइम, एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम। दूसरा इसका ट्रीटमेंट है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। हमें मालूम है कि जो लिम्फोसाइट्स हैं उनकी सिंथेसिस बोन मैरो में होती है, तो यहाँ पर जो सूटेबल मैच्ड डोनर से जो लिम्फोसाइट्स दे आर टेकन आउट, इनको पेल्विक बोन से जनरली हम निकालते हैं, और उसके बाद हम उसके पर्सन के ब्लड में इंजेक्ट करते हैं। थ्रू ब्लड सर्कुलेशन दे विल रीच टू बोन मैरो, दे माइट सेटल देयर, और वहां पर ये फर्दर प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगी, क्योंकि जो बोन मैरो हमने ली है वो नॉर्मल पर्सन से ली है, उसके पास फंक्शनल ADA जीन है, तो पर्सन विल बी ट्रीटेड। लेकिन सूटेबल डोनर मिलना यहाँ पर एक इश्यू रहेगा, मेन चैलेंज रहेगा। तीसरा जो हमारे इस चैप्टर से कंसर्न है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। यहां पर हम क्या करेंगे कि लिम्फोसाइट्स के अंदर कौन सा जीन डालेंगे, ADA जीन, और इन फंक्शनल लिम्फोसाइट्स की कल्चरिंग करके वापस पर्सन की बॉडी में जो है ट्रांसफ्यूज कर देंगे। सो दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ ADA डेफिशिएंसी बाय जीन थेरेपी। 3 मार्क क्वेश्चन है, अच्छे से लिखना आना चाहिए। ना व्हाट इज द बेसिक प्रोसेस। सबसे पहले क्या करेंगे हम, लिम्फोसाइट फ्रॉम द पेशेंट आर टेकन आउटसाइड। सपोज दिस बेबी इज अफेक्टेड विद ADA डेफिशिएंसी डिजीज, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, लिम्फोसाइट्स। दीज लिम्फोसाइट्स आर जेनेटिकली मॉडिफाइड। इन लिम्फोसाइट्स में हम किसका जीन एंटर करेंगे,
जीन विच कोड फॉर एडीए एंजाइम। यहां पर क्लोनिंग वेक्टर क्या रहेगा? याद है प्लांट में क्लोनिंग वेक्टर था एग्रोबैक्टीरियम, और अब यहां पर क्लोनिंग वेक्टर क्या रहेगा? रिट्रोवायरस। लेकिन हमें मालूम है कि रिट्रोवायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए। तो यहां पर हम एडीए का क्या इंसर्ट करेंगे? सबसे पहले आरएनए। तो अंदर जाकर जो जीन बनेगा उसको हम कहेंगे सी DNA. cDNA means complementary DNA. So with the help of retrovirus हम क्या insert करेंगे? cDNA which code for adenosine deaminase into these defective lymphocytes. ये डिफेक्टिव लिम्फोसाइट्स हैं जो हमने पेशेंट की बॉडी से आइसोलेट की हैं। इन लिम्फोसाइट्स में रिट्रोवायरस की हेल्प से हम कौन सा जीन इंट्रोड्यूस करेंगे? एडीए जीन। अब इन लिम्फोसाइट्स को हम क्या करेंगे? कल्चर, और कल्चर करने के बाद दे आर री इम्प्लांटेड इनटू बॉडी ऑफ द पेशेंट। लेकिन हमें मालूम है जो लिम्फोसाइट्स हैं दे आर नॉट इमॉर्टल, कुछ टाइम के बाद इनकी डेथ हो जाती है। यही वजह है कि ये ट्रीटमेंट भी परमानेंट क्योर नहीं है। हमें रेगुलर इंटरवल पर लिम्फोसाइट्स का री इम्प्लांटेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिम्फोसाइट्स की जेनेटिकली इंजीनियरिंग करेंगे, उसके बाद उनको पेशेंट की बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे। परमानेंट क्योर कैसे हो सकता है? पॉसिबल सॉल्यूशन है, हालांकि अभी हम इनसे कोसों दूर है। पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है? अगर एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में ही हमें ये पता चल जाता है कि जो एम्ब्रियो है दैट इज हैविंग जेनेटिक डिजीज, सो इन दैट केस एम्ब्रियो इज टेकन आउटसाइड फ्रॉम बॉडी ऑफ फीमेल, फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग का सेम प्रोसेस करेंगे और उसके बाद एम्ब्रियो को वापस कहाँ इंसर्ट कर देंगे? ह्यूमन बॉडी में। सो दिस इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। बहुत सारे ह्यूमन एथिक्स हैं जो इसे अलाउ भी नहीं कर रहे हैं कि एम्ब्रियो को बाहर निकाला फिर डाला, और सक्सेस रेट भी इस प्रोसेस का क्या रहेगा? कम। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल हो पाता है, दिस विल बी परमानेंट क्योर ऑफ दिस एडीए डेफिशिएंसी डिजीज. So this is how this ADA deficiency disease can be corrected. Simplest one is enzyme replacement therapy. इसके बाद हमने possibility बताई bone marrow transplantation की। अगर suitable donor मिलता है तो bone marrow हम transplant कर सकते हैं। तीसरा हमने पढ़ा genetically engineered lymphocyte को introduce करके। और permanent cure कब होगा? जब हम ये प्रोसेस जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में करते हैं। तो दिस विल बी ए परमानेंट क्योर। और लेटर ऑन जो है, ये अभी हमने एग्जांपल नहीं बताया आपको, ये यहाँ पर जो है कि जो जीन थेरेपी का जो क्लिनिकल जीन थेरेपी का जो अटेम्प्ट है वो यूएस में 1990 में एक 4 साल की लड़की पर किया गया था। दैट गर्ल वाज सफरिंग फ्रॉम एडीए डेफिशिएंसी। तो 1990 टू ए 4 ईयर गर्ल चाइल्ड। और वेक्टर कौन था? रिट्रोवायरस। 2003 में जीन थेरेपी फिर से रिपीट करी गई थी और उसमें जो वेक्टर था दैट इज एडिनो वायरस। एडिनो वायरस वेक्टर को यूज करके भी जो है 2003 में अटेम्प्ट फॉर जीन थेरेपी वाज परफॉर्म।